हेलो गाइस, मैं स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास 11th का जो हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड है वो लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, इसका फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का डिलीट है, ठीक है ना, इसीलिए डायरेक्ट सेकंड चैप्टर की ओर प्रस्थान करेंगे हम। तो प्रस्थान करने से पहले चैनल को लाइक सिर्फ ज़्यादा शेयर जरूर कर देना और आगे बढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले कॉपी पेन जरूर निकाल लेना, लीड जरूर लगा देना, ठीक है दोस्तों। और ये नोट जरूर कर लेना, आसान भाषा में सब कुछ लिख दिया हो, कुछ भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं और ये इससे बाहर क्वेश्चन आएंगे नहीं, ठीक है। ये दावे के साथ कहते हो ठोक के। अगर तुम्हारी बात झूठ निकली ना तो पिस्तौल हमारी, जान तुम्हारी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना। अब देखो स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर, लेखन कला और शहरी जीवन। ठीक है दोस्तों, क्या है लेखन कला और शहरी जीवन। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि लेखन कला की शुरुआत कैसे हुई, शहरी जीवन की शुरुआत हुई कैसे हुई, आखिर शहर हम किसे बोलते हैं, गांव और शहर में आखिर फासला क्या होता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें देखेंगे। देखो इसमें जो एक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, मेसोपोटामिया। ठीक, मेसोपोटामिया एक जगह है, ठीक है, उल्टा सीधा में समझना। मेसोपोटामिया क्या एक जगह जो इराक में स्थित है, इराक गणराज्य में, इराक देश में। समझ में आया। देखो मेसोपोटामिया, यहाँ पे क्वेश्चन ये आते हैं, ये क्वेश्चन आंसर लिख रखिए, जरूर नोट डाउन कर लेना, समझते चलना। मेसोपोटामिया सभ्यता की बात करेंगे पूरा। मेसोपोटामिया क्या है, कहाँ है, शहर है ना, बताया अभी, ये कहाँ पे, इराक में है। यहाँ पे सबसे पहले शहर यही बना, ठीक है। शहरी जीवन की शुरुआत हुई कैसे, काल गणना कैसे आया, लिखना पड़ा कैसे शुरुआत हुई, सब इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है, 1 से 2 नंबर में देते हैं ये सारे क्वेश्चन। मेसोपोटामिया किन दो शब्दों से मिलकर बना है, इसका अर्थ बताइए, तथा ये किन दो नदी के बीच स्थित है। ठीक है दोस्तों, देखो मेसोपोटामिया ना 2 नदी थी, दजला और फरात। देखो मेसोपोटामिया ना ये यूनानी भाषा का शब्द है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है मेसोपोटामिया किस शब्द से निकला, यूनानी से। अब ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, मेसोस जिसका अर्थ मध्य और पोटेमोस यानी नदी। मेसोस यानी मध्य मतलब बीच में, और पोटेमोस यानी नदी से मिलकर बना है। और इसका अर्थ क्या है, 2 नदी यानी दजला फरात, ये 2 नदी है दोस्तों, इसके बीच स्थित जमीन थी ये, उपजाऊ भूमि। तो नदी के किनारे या बीच में हो, कहीं भी हो, नदी के किनारे जो भी भूमि होगी उपजाऊ ही होगी। समझ में आया। तो ये एक उपजाऊ भूमि थी। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। अब क्या होता है, शहरी जीवन की जो शुरुआत हुई ना, सबसे पहले कहाँ से हुई दोस्तों, कहाँ से हुई, और ये शहर कहाँ पे स्थित है। तो शहरी जीवन की शुरुआत जो हुई दोस्तों, मेसोपोटामिया से हुई। 1 नंबर का क्वेश्चन, कहाँ से हुई, मेसोपोटामिया। और ये शहर कहाँ पे स्थित है, अलग 1 नंबर का क्वेश्चन, तो ये इराक में स्थित है। कितना आसान है, समझ में आया। सारे नोट डाउन कर लेना दोस्तों, छोड़ूंगा कुछ नहीं, इससे बाहर आएगा कुछ नहीं, ठीक है ना। ये समझ में आ गया। मेसोपोटामिया क्या है, एक उपजाऊ भूमि जो कहाँ पे स्थित है, मेसोपोटामिया 2 शब्दों से मिलकर बना। इसको तोड़ दो, मेसोस प्लस पोटामिया, पोटेमोस। मेसोस यानी मध्य, पोटेमोस यानी नदी। तो नदी के बीच स्थित जो जमीन है, भूमि है, उपजाऊ भूमि, उसी को बोलते मेसोपोटामिया। समझ में आया। अब कहता है शहरी जीवन की शुरुआत यहाँ से हो गई। अब अगला क्वेश्चन है, भैया मेसोपोटामिया की सबसे प्रथम ज्ञात भाषा, मतलब यहाँ की भाषा कौन सी थी, प्रथम ज्ञात भाषा 1 नंबर का आया है कई बार। मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा कौन सी थी, और बाद में इस भाषा का स्थान किसने ले लिया। समझ में आया। देखो मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा जो थी ना, सुमेरियन, कई बार आया दोस्तों, आप क्वेश्चन उल्ट पढ़ कर देख लो आप पेपर में। प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन है, ये भाषा का नाम है, ठीक है। सुमेरियन यानी सुमेरी भी बोल देते हैं इसको। और बाद में इसका स्थान अकदी ने ले लिया। किसने ले लिया, अकदी। अब अकदी क्या है, ये भी भाषा है। समझ में आया, ये यहाँ की पुरानी भाषा है। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की प्राचीन भाषा, प्राचीन मतलब पुरानी भाषाएं कौन कौन सी थी, तो भैया सुमेरियन, अकदी और अरमाइक, ये तीनों भाषाओं के नाम है। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। समझ में आया। देखो क्वेश्चन तो सारे रिपीट होते हैं, ठीक है ना, बस वही है, कुछ छोड़ जाते कुछ नहीं छोड़ते। लास्ट में पेपर के टाइम में देखेंगे, पिछले साल जो क्वेश्चन आया वो नहीं पढ़ेंगे, जो नहीं आए वो पढ़ेंगे। समझ में आया, लेकिन करने सारे हैं, कई बार रिपीट हो जाते हैं। समझ में आया दोस्तों। मेसोपोटामिया क्या, एक शहर, नदी के बीच उपजाऊ भूमि है, दजला फरात के बीच बसा हुआ शहर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कर लो फिर इसको। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाइस इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है इसका
कि मेसोपोटामिया के खोजों की शुरुआत कब हुई, मतलब मेसोपोटामिया में खुदाई कब से शुरुआत हुई। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन पूछता है। तो मेसोपोटामिया में जो खोजों की शुरुआत हुई ना, वही 1840 के दशक में। समझ में आया? 1840 के दशक, दशक का मतलब होता है दोस्तों 10 साल। ठीक है, और शताब्दी, शताब्दी, शताब्दी मतलब होता है 100 साल। ठीक है, संस्कृत में 10 को क्या बोलते हैं? 10 है तो 10, तो दशक से 10 साल। और 100 को संस्कृत में आपको पता है क्या बोलते हैं? शतम। तो शतम 100, शताब्दी। समझ में आया? शताब्दी मतलब 100 साल, दशक मतलब 10 साल। तो देखो खोजों की शुरुआत कब हुई? 1840 के दशक में। यहाँ पे 2 नगर हैं, उनकी खुदाई हुई थी, उरुक और मारी। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन ये है, मेसोपोटामिया में इतिहास की जानकारी के स्रोत क्या? मतलब मेसोपोटामिया के इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है? ठीक है, तो देखो किसी भी चीज़ की खुदाई होती है, इतिहास की जानकारी अगर लेना उसकी, तो खुदाई के दौरान जो भी चीज़ें हाथ लगती है उसका रिसर्च करके पता लगता है ना, इतिहास के बारे में वही बताता है, जो चीज़ें वहाँ मिलती है। तो देखो जब इसकी खुदाई हुई तो हमें कुछ मिले, सैकड़ों की संख्या में इमारतें मिली। ठीक है, खुदाई के दौरान सैकड़ों की संख्या में इमारत और मूर्तियाँ, बहुत सारी मूर्तियाँ मिली। उसके बाद आभूषण मिले, कब्र मिला, औजार मिले, मुद्राएं मिली, हजारों की संख्या में दस्तावेज मिले। समझ में आया? दस्तावेज मिले, मूर्तियाँ मिली, है ना, यही है। खुदाई के दौरान क्या मिला? हजारों की संख्या में इमारतें, मूर्तियाँ, आभूषण, कब्र, औजार, मुद्राएं और हजारों की संख्या में दस्तावेज। तो ये सब क्या बताते हैं? वहाँ क्या रहन सहन कैसा था। ठीक है, कि ऐसे इमारत बनाए जाते थे, किस तरह की मूर्तियाँ बनती थी, किस तरह की देवी देवता की पूजा होती थी, आभूषण में क्या क्या पहनते थे, और कब्र किस टाइप के होते थे, उसके बाद औजार किस टाइप के होते थे, मुद्राएं कैसे होते थे, पैसे वगैरह, सिक्के, हजारों की संख्या में दस्तावेज मिले हैं। तो ये सब जानकारी वहाँ की देता है। समझ में आया? रहन सहन, खान पान क्या था, सब। आगे बढ़ते हैं। यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया 2 नंबर का क्वेश्चन देता है, 1 से 2 नंबर में, कि यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया शहर महत्वपूर्ण क्यों था, मतलब इंपॉर्टेंस क्यों था। देखो यूरोप वासियों के लिए ना मेसोपोटामिया शहर इसलिए महत्वपूर्ण था। ये क्वेश्चन आंसर हमने यहीं से लिख लिया, रटना नहीं है, कुछ भी समझना है। देखो आंसर जब हम लिखते हैं ना, तो क्वेश्चन का एक लाइन तो क्वेश्चन से हम लिख देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि भाई यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया शहर महत्वपूर्ण था, क्यों? तो बस एक लाइन यहाँ से यहाँ तक हमने लिख दिया, महत्वपूर्ण था, कि भाई यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया शहर महत्वपूर्ण था, पूरा लिख दिया वहाँ से यहाँ तक। अब क्यों? आगे बता दो। क्योंकि भैया यूरोप के यात्री और विद्वान, विद्वजन है ना, विद्वान मेसोपोटामिया को अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे। किसकी भूमि? पूर्वजों की। दादा दादा पर दादा और पर दादी है। समझ में आया? पूर्वजों की भूमि मानते थे, इसलिए महत्वपूर्ण था। अब भैया कोई भी अपनी पुश्तैनी या अपना जैसे भूमि से जहाँ भी रहते तो देखते हैं हर चीज़ से लगाव हो जाता है। अपनी मातृभूमि को कोई छोड़ना नहीं चाहता, जहाँ उनके पूर्वज रहते आए हैं पहले से ही। ठीक है, तो ये भी इसलिए महत्वपूर्ण था इनके लिए। और इसका उल्लेख, मतलब इसका पता जो है ना, ओल्ड टेस्टामेंट एक किताब है, मतलब बाइबल, इसमें प्रथम भाग है, वहाँ से मिलती है हमें इसकी जानकारी। बाइबल आपको पता है ना, ग्रंथ है ईसाइयों का। समझ में आया? अगला है 1 से 2 मार्क का क्वेश्चन, जल प्लावन कहानी क्या है। लेफ्ट हैंड साइड देखोगे, अगर पढ़ोगे तो जल प्लावन एक कहानी बताया गया, स्टोरी है, जिसका उल्लेख हमें बाइबल में मिलता है, बाइबल में पता चलता है। ठीक है, जो ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है। देखो तो जल प्लावन में ना, इसमें बताया गया है कि जल प्लावन एक ऐसा, जल प्लावन मतलब ऐसा, मतलब बाढ़ आया था एक तरह से, पूरा उसमें सब चीज़ वगैरह सब कुछ डूब गया। नाम से पता चल रहा जल प्लावन, सब कुछ डूब गया उसमें। पृथ्वी पर जीवन नष्ट कर दिया था, ये नष्ट करने वाला था। तो जीवन को बचाने के लिए परमेश्वर कहता है, जब जब, वो डायलॉग सुना ना, कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता, अत्याचार बढ़ता, भगवान बचाने के लिए कोई ना कोई अवतार जरूर लेते। तो वैसे ही जल प्लावन जब आया, तो जीवन जब यहाँ पर पूरा एक तरह से समाप्त तो कर रहा था ये, तो भगवान ने, परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना, नोवा। उसका नाम क्या है? नोवा नाम के व्यक्ति को चुना। उसने एक विशाल, मतलब बहुत बड़ी नाव बनाई, उसमें सभी जीव जंतुओं का एक एक जोड़ा रख लिया बड़ी नाव में, सभी जीव जंतुओं का, यानी मेल फीमेल, नर मादा, एक एक जोड़ा रख लिया। अब
सब कुछ तो नष्ट हो गया जल प्लावन में, लेकिन ये जोड़े सब सुरक्षित रह गए, जिससे फिर से जीवन आगे चल सका। समझ में आया दोस्तों? ये थी हमारा, समझ में आया? आसान भाषा में है, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर दोस्तों, इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन अब मैं आपको बताऊंगा, ये क्वेश्चन बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है दोस्तों। और वो भी 8 नंबर का। कितने नंबर का? 8 नंबर का। 8 नंबर का 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ठीक है ना, 2 से 3 क्वेश्चन 8 नंबर के। और ये वो 8 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुछ करो ना करो, लेकिन ये जरूर कर लेना। समझ में आ गया? क्वेश्चन हमारा नोट डाउन कर लेना, आसान भाषा में लिख दिया हूँ, इससे आसान नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। देखो, मेसोपोटामिया का भौगोलिक विशेषता बताइए। क्वेश्चन ये है, क्या क्वेश्चन? मेसोपोटामिया का भूगोल बताइए, भौगोलिक विशेषता। भौगोलिक विशेषता समझते हो? जैसे ये इंडिया है ना, ये इंडिया है तो इंडिया की भौगोलिक विशेषता की बात करेगा, भूगोल बताइए इसका। तो भूगोल क्या है कि भाई उत्तर में क्या, आसपास क्या है, वही बताना होता है, ठीक है। तो उत्तर में हिमालय पर्वत है, उत्तर से पूर्व लेके, और तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। अरब सागर है, हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी है, और दो द्वीप है, लक्षद्वीप है, बंगाल की ये अंडमान निकोबार द्वीप है ना। तो ये भौगोलिक विशेषता है इसकी। तो वैसे मेसोपोटामिया का भौगोलिक विशेषता बताना है, क्या क्या है इसके डायरेक्शन में। देखो, मेसोपोटामिया जो मैंने बताया था शहर, ये जो कहाँ पे स्थित है? इराक में। 1 मार्क का क्वेश्चन ये। पॉइंट वाइज मैंने लिख दिया, 7 पॉइंट लिख दिए, ठीक है। बढ़ा गया और भी लिख सकते हो। देखो, पहला पॉइंट है मेसोपोटामिया भौगोलिक विविधताओं से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? भौगोलिक विविधताओं से, मतलब अलग अलग विविधताएं यहाँ पे पाई जाती है, अलग अलग विशेषता है हर डायरेक्शन की। ये इराक में, इराक गणराज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? इराक देश में। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे आप कि भाई इसके पूर्वोत्तर भाग में, पूर्वोत्तर मतलब पूर्व प्लस उत्तर। जैसे मान लो ये मेसोपोटामिया है, तो ये पूर्व है ना, ये उत्तर है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। तो पूर्वोत्तर, पूर्व प्लस उत्तर, समझ में आया? ये डायरेक्शन पूर्वोत्तर कहलाता है। इसके पूर्वोत्तर भाग में क्या है? हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान है। समझ में आया? हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान है, पर्वत है, पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला मतलब यू, एक पहाड़ के बाद एक पर्वत श्रृंखला। और ये पर्वत जो है सब वृक्षाच्छादित है। वृक्षाच्छादित का मतलब है वृक्षों से ढका हुआ है, भरा हुआ है ना, घास फूस से, पेड़ पौधों से। और इसके साथ साथ यहाँ पे क्या है? स्वच्छ झरने हैं, है ना, साफ सुथ झरने हैं, और साथ ही जंगली फूल भी है। समझ में आया? अगला पॉइंट देखो क्या है। यहाँ फसल के लिए अच्छी बारिश भी हो जाती है भाई, ठीक है। और इसके उत्तर में ऊंची भूमि, अब उत्तर की बात कर रहा है, उत्तर में ऊंची भूमि है जहाँ स्टेपी घास के मैदान है। तो दोस्तों, घास के मैदान को ना अलग देश में अलग अलग नामों से जाना जाता है, घास के मैदान को। तो वहाँ पे घास के मैदान को इराक में, मेसोपोटामिया में घास के मैदान को स्टेपी नाम से जानते हैं। क्या नाम से? स्टेपी घास के मैदान है। और यहाँ पशुपालन खेती की तुलना में, अब घास का मैदान है तो पशुपालन होगा ही। पशुपालन कहता है खेती की तुलना में आजीविका का अच्छा साधन है। ये लाइन समझना। पशुपालन कहता है खेती से बढ़िया आजीविका का अच्छा साधन है, मतलब जीवन निर्वाह करने के लिए अच्छा साधन है खेती की तुलना में, खेती से बेस्ट। मतलब जानवर का यूज़ हम किस पे करते हैं? ज़्यादातर खेती करने के लिए। लेकिन कह रहे हैं कि भैया खेती करने के लिए जानवर बेस्ट नहीं हमारे यहाँ, हमारे यहाँ जीवन जीने के लिए बेस्ट है। कैसे भैया? अब क्या क्या मिल जाता है इनसे? दूध, ठीक है, दूध मिल जाता है, मांस मिल जाता है, खाल मिल जाता है, ऊन मिल जाता है, ये सब मिल जाता है। तो जीवन जीने के लिए। समझ में आया? आगे कह रहा है पूर्व में दजला की सहायक नदियां हैं। यहाँ पे 2 नदी बहती थी, दजला और फरात। तो दजला फरात कहता है नदियों के साथ जो नदी दूसरी बहती है ना साथ में, उसको बोलते हैं सहायक नदी। पूर्व में दजला की सहायक नदी है जो परिवहन का अच्छा साधन है, मतलब परिवहन अच्छी मात्रा में हो जाता था विदेशों में जाने के लिए। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं थी। और उस टाइम पे समुद्र मार्ग से ज़्यादा यातायात होता था, है ना। आगे कहता है दक्षिणी भाग की बात करता है। दक्षिणी भाग जो है इसका एक रेगिस्तानी इलाका है। क्या है? रेगिस्तान है। और यहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। ध्यान देना दोस्तों,
दक्षिणी भाग में रेगिस्तान है और यही सबसे पहले नगर बना, मतलब नगर कहलाया, नगर बना। और लेखन प्रणाली मतलब लिखने की कला भी यहीं से सबसे पहले आई। प्रादुर्भाव का मतलब उद्भव हुआ, निर्माण हुआ। समझ में आया? अब कहोगे भैया रेगिस्तान है तो ये कैसे संभव है, वहाँ तो लोग ही नहीं बसेंगे। तो देखो क्या है, दजला फरात नदी की वजह से यहाँ दजला फरात उत्तर से निकल के इधर आती थी दक्षिण में, तो इसकी वजह से उपजाऊ मिट्टी ये बहा कर लाती थी। अब मिट्टी बहा कर लाएगी तो यहाँ भरण पोषण के लिए संसाधन आ जाएगी ना अपने आप ही, उपजाऊ मिट्टी की वजह से कोई कमी नहीं थी। अब गेहूँ और जौ मटर ये सब खेती की सिंचाई हो जाया करती थी। समझ में आया? आगे है, खेती के साथ साथ पूर्वोत्तर मैदानों में भेड़ बकरियां तो पाली जाती थी, जिनसे भारी मात्रा में भेड़ बकरियां पाली जाती। क्या क्या प्राप्त करते, क्या क्या लेते हैं? मांस लेते हैं, दूध लेते हैं, ऊन लेते हैं, ये सब प्राप्त करते हैं ना। तो ये सब प्राप्त करते थे और जानवर घास फूस पर निर्भर थे, वो सब खा के गुजारा करते थे। आगे क्या है, मेसोपोटामिया के लोग नदियों से मछली पकड़कर खाते थे। भाई दजला फरात नदी है, भरपूर मात्रा में वहाँ पे मछली उपलब्ध थी, खाओ जितना खाना है, तो बहुत ज़्यादा खाते थे, नदियों में मछलियाँ पकड़कर खाते थे। और साथ ही ये लोग गर्मियों में खजूर बहुत ज़्यादा खाते थे। खजूर आपने खाया, गाँव में खाया होगा, हैं? समझ में आया? 8 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, छोड़ना मत, नोट डाउन कर लेना। समझ में आ गया ना? बाद में मत कहना नहीं बताया। 8 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, कर लो फिर इसको। तो गाइस इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है इसका श्रम विभाजन। क्या है दोस्तों? श्रम विभाजन। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, श्रम विभाजन, श्रम मतलब मेहनत, श्रम मतलब शर्माने वाला श्रम नहीं, मेहनत, विभाजन मतलब बंटना। 1 नंबर का ये देता है क्वेश्चन, श्रम विभाजन क्या है? ठीक है, किसे कहते हैं? तो श्रम विभाजन का मतलब है मेहनत का बंटना। मतलब जैसे शहर में देखते हैं ना, सब लोगों का अलग अलग काम बटा होता है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ठीक है, एक ही व्यक्ति सारा काम थोड़ी कर सकता है, उसी को बोलते हैं। शहर में सबका काम बटा होता है, कोई मुद्रा बनाने वाला होता है, सिक्का पहले के टाइम पे बता रहा है, कोई पत्थर बनाने वाला, पत्थर उकेरने वाला, मूर्तियाँ बनाने वाला, है ना। तो ये श्रम बट गया ना, काम बट गया, इसी को बोलते हैं श्रम विभाजन। आसान है, क्लियर है, समझ गए? नोट कर लेना। आगे है 2 नंबर का ये क्वेश्चन देता है, वार्का शीर्ष क्या है? वार्का शीर्ष, वार्का शीर्ष दिखाऊँ आप लोगों को? देखो ये जो पेज नंबर 32 पे है, वार्का शीर्ष, ये जो मूर्ति देख रहे हो, ठीक है, ये वाला, ये तो वार्का शीर्ष में पूछता हूँ, वार्का शीर्ष है क्या और ये कहाँ पे पाया गया, इसकी विशेषता बताइए। ठीक है, तो देखो वार्का शीर्ष है ना, ये एक लेडीज़ की स्त्री है। किसकी स्त्री है? किसका सिर है? स्त्री का सिर है ये, खोपड़ी। वार्का शीर्ष जो है ये एक स्त्री का सिर था। ठीक है, पहला पॉइंट। यह सफ़ेद संगमरमर को तराश के बनाया गया था, जैसे ताजमहल बनाया गया ना, तराश के बनाया गया था। ठीक, उसके बाद इसकी आँखों और भौहों में नीला लाजवर्द, अब नीला लाजवर्द जो अट्रैक्टिव पत्थर होते हैं वो बिठाया गया था, और सफ़ेद सीपी और काले डामर की जड़ाई की गई थी ताकि अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, पहले की मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती थी, बहुत ज़्यादा उकेरी जाती थी, बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाई जाती थी। समझ में आया? और ये कहाँ पे मिला? उरूक नगर में। समझ में आया? उरूक और मारी 2 नगर है ना यहाँ पे। क्लियर है? समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिका पाई गई। अब पट्टिका क्या है? कह रहा है ये लगभग कितनी पुरानी है? 1 मार्क का क्वेश्चन। मेसोपोटामिया जो पहली पट्टिका, पट्टिका मतलब होता है सिलबट्टा जैसा, कुछ इस टाइप का। ठीक है, चकोर आकार का, सिलबट्टे की तरह। सिलबट्टा देखा ना, जो घर में पीसने के लिए इस्तेमाल करते हैं मसाला वगैरह। तो सिलबट्टे का टाइप का मिट्टी के, चिकनी मिट्टी से बनाया जाता था ये। जब ये कॉपी पेज वगैरह नहीं था, कागज़ जब नहीं आया था, उससे पहले, उस टाइम की बात हो रही है, तो लिखने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? पट्टिका का। समझ में आया? मेसोपोटामिया के लोग पट्टिका का इस्तेमाल करते थे लिखने के लिए। तो वही कह रहा है, पट्टिका कब पाई गई थी, कितनी पुरानी मिली है? तो 3200 ईसा पूर्व की मिली है। समझ में आया? अगला है 1 मार्क का क्वेश्चन, मेसोपोटामिया के लोग लिखने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। मेसोपोटामिया के लोग लिखने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? भैया उस टाइम पे कागज़ था नहीं, पट्टिका का इस्तेमाल करते थे। समझ में आया? पट्टिका क्या है? एक सिलबट्टे की तरह बना हुआ मिट्टी का, चिकनी मिट्टी का बनाया जाता था। समझ में आया? बताऊंगा ये कैसे बनता था, इसका भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 1 मार्क का है, क्यूनिफॉर्म शब्द का अर्थ बताइए। क्या? क्यूनिफॉर्म। तो क्यूनिफॉर्म जो है लातिनी शब्द है,
एक भाषा है लातिनी। लातिनी सबसे निकला है क्यूनियस से, और क्यूनियस जिसका अर्थ है खूंटी या फॉर्मा, खूंटी। एक तरह से वो समझ लो जो बैल व बकरी को बांधने के लिए गाँव में खूंटा गाड़ते हैं, समझ में आया ना। ये नोट डाउन कर लो, आसान भाषा में, क्लियर है। इनमें से कई क्वेश्चन आते हैं, नोट कर लो, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसका अगला जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ 3 से 4 नंबर में देता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। ये भी कई बार आ चुका है कि मेसोपोटामिया, और इसमें बहुत एक नंबर के क्वेश्चन 1-2 मिल जाएंगे आपको। मेसोपोटामिया किस संसाधन में समृद्ध था? 1 मार्क का क्वेश्चन यही है पहले इसमें कि मेसोपोटामिया किस संसाधन में समृद्ध था। मतलब समृद्ध मतलब मजबूत था, मतलब भारी मात्रा में यहाँ पाया जाता था, तथा इसकी माल की आवाजाही का वर्णन कीजिए। मतलब ये किस, यहाँ पे कौन से संसाधन अधिक थे और किस संसाधन की यहाँ पे कमी थी। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि मेसोपोटामिया में ना खनिज संसाधनों का अभाव था। किसका अभाव था? खनिज संसाधनों का। खनिज संसाधनों की यहाँ पे कमी थी पहली बात, और ये खास संसाधन में भरपूर मात्रा यहाँ पे उपलब्ध थी। खास संसाधन मतलब प्राकृतिक चीज़, खेती वगैरह अच्छी होती थी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे खनिज की कमी थी, तो उसके लिए वे दूर देशों से व्यापार करते थे और बदले में कृषि देते थे। समझ में आया? देखो वही बता रहा हूँ। 4 नंबर का क्वेश्चन ये देता है, और 1 नंबर का क्वेश्चन ये देता है कि मेसोपोटामिया में किन चीज़ों का भी अभाव था, मतलब मेसोपोटामिया में किन चीज़ों की कमी थी। तो खनिज संसाधन, और समृद्धि किसमें, मतलब मजबूत भरपूर मात्रा में जो यहाँ पाया जा रहा है वो है तुम्हारा खाद्य संसाधन। खाद्य मतलब खेती वगैरह जो करते हुए जो उत्पाद मिलता है। तो समझना, मेसोपोटामिया खाद्य संसाधन में काफ़ी समृद्ध था, मतलब मजबूत था, बढ़िया थी। मेसोपोटामिया में पॉइंट वाइज मैंने लिख दिया, आपको छाप लेना एज इट इज़, बहुत आसान भाषा में समझाया हो, ठीक है ना दोस्तों। लिख लेना। देखो मेसोपोटामिया में खनिजों का अभाव मतलब होता कमी, खनिजों का अभाव था, तथा दक्षिण क्षेत्रों में औजार। अब देखो औजार बनाना हो, मोहरे मतलब सिक्के, मुद्रा, सिक्के बनाना हो, आभूषण बनाना हो, या कोई भी पत्थर वगैरह कुछ भी मतलब अट्रैक्टिव पत्थर गहने बनाना हो, बर्तन बनाना हो, ये सब बनाने के लिए क्या था, पत्थरों की कमी थी। तो खनिज हो गया ना ये सब। और खनिज मतलब वही लोहा, चांदी, तांबा, समझ में आया। और देखो दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे इसके साथ, खजूर व पोपलार, ये मजबूत पेड़ की लकड़ियाँ होती हैं। पोपलार पेड़ों की लकड़ियाँ, पहिए मतलब गाड़ी के जो पहिए होते हैं ना, जो बनाए जाते हैं, इन्हीं पेड़ों के बनाए जाते हैं, मजबूत पेड़ों के पहिए। व नावें बनाने के लिए, जो बड़ी बड़ी नाव बनती थी पहले लकड़ियों के, नावें बनाने के लिए कहता है कोई खास अच्छी लकड़ी नहीं थी यहाँ पे, कोई खास पेड़ नहीं था यहाँ पे। समझ में आया? चाहे औजार बनाना हो या पात्र मतलब बर्तन बनाना हो, कोई धातु भी यहाँ पे नहीं थी। समझ में आया? धातु मतलब सोना चांदी वगैरह, खनिज हो जाएगा। क्लियर है? लोहा हो गया, ये सब भी नहीं था। अब थर्ड पॉइंट में क्या है कि मेसोपोटामिया के लोग लकड़ी, तांबा, सोना, इन सब के लिए किन देशों के साथ व्यापार करते थे? तो वो है तुर्की, ईरान और खाड़ी पार मतलब समुद्र पार देशों से क्या करते थे, मंगवाते थे ये सब चीज़ें। समझ में आया? लकड़ी, तांबा, सोना ये कहाँ से मंगवाते थे? विदेशों से, यहाँ से। और बदले में ये क्या देते थे मेसोपोटामिया के लोग? तो मेसोपोटामिया में क्या है? खाद्य संसाधन, कृषि उत्पाद, खाने पीने की चीज़ें। तो मेसोपोटामिया वासी बदले में इन देशों को भारी मात्रा में कपड़ा देते थे, ठीक है, और कृषि उत्पाद देते थे, खाने पीने, अनाज। समझ में आया? क्योंकि इन देशों में अनाज ना के बराबर होती थी, कोई कृषि नहीं करता था यहाँ पे, तो लेन देन हो गया। लेन देन उसी से करते हैं ना, तुम्हारे पास ये नहीं है वो मेरे को दे दो, और जो तुम्हारे पास है वो ले लो। समझ में आया? निर्यात करते थे क्योंकि इन देशों में खेती ना के बराबर होती थी, तो दोनों की ज़रूरतें पूरी हो रही है। समझ में आया? जैसे जो हमारे देश में है वो हम दूसरों को देते हैं, और जो नहीं है वो हम मंगवाते हैं। यही होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, आयात निर्यात। अगला क्या कह रहा है? अनाज व काठ कोयला। काठ कोयला मतलब मोटी मोटी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ जिससे कोयला बनाया जाता है। काठ कोयला ले जाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता था, गधा भी होता था उसमें, गधा गाड़ी, बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे। लेकिन इसमें ना खर्चा अधिक आता था। अब देखो कैसे खर्चा अधिक आएगा। पशुओं को चारा देना है, ठीक है, चारा नहीं दोगे तो भैया चलेगा नहीं वो, और खर्चा रख रखाव में भी खर्चा अधिक आता था, और समय भी अधिक लेता था एक जगह से दूसरी जगह जाने में।
उसके बाद इसी को देखते हुए इन लोगों ने क्या किया, परिवहन का सबसे सस्ता तरीका इन लोगों ने ढूंढा जलमार्ग। जलमार्ग सस्ता तरीका अपनाया इन लोगों ने, जो भारी से भारी सामानों को क्या करता, कम समय में और कम खर्च में एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा देता है। अभी भी देख लो 80% व्यापार हमारा कहाँ से होता है, जलमार्ग के थ्रू होता है, क्योंकि जलमार्ग में समय की बचत होती है, ईंधन की बचत होती है, और भारी से भारी चाहे वस्तु हो चाहे यात्री हो, एक जगह से दूसरी जगह आसानी कम खर्च में कम समय में पहुंचाया जा सकता है। समझ में आया? तो इसमें बचत होने लगी। क्लियर है? ये क्वेश्चन हो गया खत्म। समझ में आ गया? अब 1 मार्क का क्वेश्चन ये भी बहुत बार आया हुआ है। उस नदी का नाम बताइए मेसोपोटामिया में जो व्यापार के उन दिनों विश्व मार्ग का काम करते थे। विश्व मार्ग, विश्व मार्ग मतलब एक कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए कौन सी नदी का इस्तेमाल करते थे? फरात नदी। 1 मार्क का क्वेश्चन है। दजला मत लिख देना, नंबर कट जाएगा। वैसे तो यहाँ पे मेसोपोटामिया में 2 नदी है, दजला और फरात, लेकिन फरात नदी से ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता था। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया? आगे बढ़े, करो फिर इसको। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो गाइस देखो, अब मैं बता रहा हूँ आपको पट्टिका यहाँ पे कैसे बनाई जाती थी मेसोपोटामिया। जैसे कि मैंने बताया था, लिख के समझा दी आप ना, मैं बोल रहा हूँ फटाफट लिख लेना, ठीक है? देखो, मेसोपोटामिया के लोग लिखने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे, मैंने बताया अभी, पट्टिका का। किसका इस्तेमाल करते थे? पट्टिका, मिट्टी की पट्टिका का। अब ये बनाते कैसे थे तो देखो, मिट्टी की पट्टिका कैसे होती थी? चकोर टाइप में, सिलबट्टे की तरह, कुछ ऐसे। समझ में आया? मिट्टी की पट्टिका। अभी मिट्टी की पट्टिका का पर लिखने का इस्तेमाल करते थे इस टाइप, ठीक है? जब ये गीला होता था तब इस पर लिखा जाता था, उकेरा जाता था चिन्ह, और सूखने के बाद ये आदान प्रदान होता था, हिसाब किताब में काम आता था, क्योंकि उस टाइम पे पेज का आविष्कार हुआ नहीं था, तो इसलिए पट्टिका कागज उस टाइम पे थे, इसलिए लिखने का इस्तेमाल इसी को होता था। अब ये पट्टिका बनाई कैसे जाती थी? तो जैसा कि आपने आटा गूंदा होगा, गूंदा है? नहीं गूंदा तो कोई बात नहीं, रसोई घर में जाके देख लो, अपनी मम्मी या सिस्टर को देख लो जब आटा गूंदती है तो, ठीक है? तो जैसे आटे को गूंदते हैं ना, वैसे ही पट्टिका बनाने के लिए, पट्टिका क्या, सिलबट्टे की तरह एक पत्थर जैसा ये था, ये इससे बनाया जाता था। तो चिकनी मिट्टी ले लेते थे, आटे की तरह थपथपा के गूंद गांद के इस टाइप के बना देते थे, आकार दे देते थे। समझ में आया? अब जब ये गीला रहता था तब इस पर चिन्ह उकेरे जाते थे, जो भी हिसाब किताब लिखना है, ठीक है? लिखने के बाद इसको धूप में सुखा देते थे। अब सूखने के बाद ये हो गया तैयार, ठीक है? आदान प्रदान हो जाता था, हिसाब किताब में काम आता था। क्लियर है? पट्टिका कैसे बनाई जाती थी? तो दोस्तों हमारा ये जो फर्स्ट हमारा पार्ट है यहीं पर समाप्त होता है। सेकंड पार्ट अब अगले बार देखेंगे। चैनल को लाइक शेयर जरूर कर देना फिर, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।